नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हरियाणा की चुनावी चौपाल में आपको पंचकुला ले चलेंगे, जहां 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है, ये जानेंगे। उसके बाद विवेचना में आज चुनाव से पहले हरियाणा में बने दो गठबंधनों की अहमियत समझने की कोशिश करेंगे। फिर भिवानी के बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ के 5 सालों के कामकाज की समीक्षा करेंगे और अंत में आपकी विधानसभा में बात अंबाला की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी यह खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रोहतक से भरी हुंकार। चुनावी सभा में बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा आप में है सभी 90 सीटें लड़ने का मादा। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर राजेश जून ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 11 सितंबर को पर्चा भरेंगे राजेश जून। बीजेपी नेता शमशेर खरखड़ा की पत्नी राधा अहलावत का टिकट कटने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रही राधा अहलावत। कुरुक्षेत्र की लाडवा से कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह ने सीएम सैनी पर लगाया आरोप, कहा सांसद रहते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने क्षेत्र में नहीं किया कुछ काम, इस बार जनता उन्हें बुरी तरह से हराएगी। बीजेपी नेता अनिल विज को फिर अंबाला छावनी से टिकट मिलने पर समर्थकों में उत्साह। हल्के में जगह जगह आयोजित हो रहे स्वागत समारोह, कार्यकर्ताओं ने किया बड़ी जीत का दावा। कुश्ती पहलवान और कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने जुलाना से शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान। फोगाट परिवार क्षेत्र में कर रहा जनसंपर्क। विनेश के लिए ससुर राजपाल राठी मांग रहे वोट। करनाल से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर नाराज पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता को बनाने पहुंचे सीएम सैनी। रेणु बाला और उनके पति से की मुलाकात। रेणु बोली करनाल से सीएम लड़े चुनाव तो उनका स्वागत। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने तेज की चुनावी तैयारियां। गोपाल कांडा ने सिरसा क्षेत्र का किया दौरा। बोले सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया भरोसा, डींग मंडी को उप तहसील बनाएंगे। खटाखट खबरों के बाद अब हरियाणा की चुनावी चौपाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी राजनीतिक घटनाक्रमों की बारीक समझ रखने वाली हरियाणा की जनता सियासी रूप से खासी मुखर मारी जाती है, तभी तो हर चुनावी मुद्दे पर स्पष्ट और सटीक राय रखती है। आज टीवी 24 की टीम पंचकुला पहुंची, जहां क्षेत्र के चुनावी मुद्दों पर हमारे संवाददाता तारा ठाकुर ने लगाई चुनावी चौपाल। 5 अक्टूबर को जब पंचकुला की जनता वोट डालने जाएगी तो किन मुद्दों के आधार पर नई सरकार चुनेगी, आइए जानते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में अपनी सरकार बनने का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज हम हरियाणा के पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां पर किन मुद्दों को लेकर जो है मतदाता मतदान करेंगे और पिछले 10 साल में जो है हरियाणा की सरकार पंचकुला में और हरियाणा में रही है, कितने लोगों के काम हुए, किन किन कामों को अभी तक नहीं किया गया, इन सभी मुद्दों को लेकर आम जनता से बातचीत करेंगे। बीजेपी को क्या नंबर दें सर? बीजेपी को तो 20% नंबर ही बहुत ज़्यादा है जी। आम पब्लिक बहुत परेशान है। तो पंचकुला में कई काम किए हैं, बीजेपी का दावा है, एक बुकलेट भी उन्होंने छपवाई है, उसमें अपने काम बताए गए हैं। तो किस तरह चलो जो भी काम तो सर पूरी नहीं हो पाई। काम तो जो भी किए उन्होंने, लेकिन आम जनता तो परिवर्तन चाहती है ना जी। तो बीजेपी से वैसे ही परेशान हो रखे हैं, तो गरीब का सब मुद्दे, तो महंगाई। व्यापारी वर्ग के लिए क्या खास इस बार आप देखा है? व्यापारी वर्ग भी परेशानी है सर देखो इस बार क्या पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है,
पर जो एटलीस्ट जो उन्होंने कहा है, जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, जिस हिसाब से काम करने के लिए कहा था, फ्यूचर जी के वजह के लिए काम करेंगे, ऐसे आएगा देश का आगे लेके जाएंगे, पर उस चीज़ से कोई मतलब वो चीज़ हुई नहीं है। तो इस बार देखते हैं कि शायद आई थिंक मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को दोबारा से वापसी एक बार रिपीट करना चाहिए लोगों को। लिए बहुत टाइम 10 साल बहुत होता है किसी चीज़ को आगे, देश को आगे ले जाने के लिए, पर जो उन्होंने देश को आगे लेके जाना था वो चीज़ हो नहीं पाई है। जो काम डेवलपमेंट होने चाहिए थे वो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई। मुद्दे क्या रहेंगे खास? शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, साफ सफाई होगी, सड़कें, डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे कुछ भी। एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़, पंचकुला में इतनी वो सुविधाएं नहीं हैं जो चंडीगढ़ में दी जा रही है। एज़ कम्पेयर यूटी, चंडीगढ़ में VVIP एरिया ज़्यादा है। हम हमारे पंचकुला सेक्टर 6 में देख लो, अब मेयर साहब रहते कुल 6 की सड़कें देख लो, 7 सेक्टर की सड़कें देख लो। 7 सेक्टर की सड़कें तब ठीक करवाई जाती है अगर कोई यहाँ से कोई रोड शो हो रहा है या कोई निकल रहा है, चाहे वो BJP है चाहे वो कांग्रेस है। कांग्रेस में तो चलो कोई निकलता ही बहुत कम है, BJP का कोई आ रहा है। अब पीछे आए थे कोई JP नड्डा साहब आए थे तो रोड शो फटाफट एक दिन में करा दिया। अब मनी माजरा यूटी में, चंडीगढ़ में उस दिन अभी लास्ट मंथ वो आए थे, अमित शाह जी आए थे वहाँ पे अपने पानी का वो करने और इनोवेशन वगैरह करने, तब एक दिन के अंदर अंदर सड़कें सारी ठीक करवाई गई हैं। तो ये चीज़ें रूटीन में हों तो बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगेगा। काम तो वैसे बहुत कुछ है बाकी करने के लिए, बाकी तो खाली रोड सड़कें यही काम हो रहा है। बाकी तो देखा जाए तो जैसे बिजनेस लाइन में उसका काम सारा डूबा हुआ है। सारा ऑनलाइन बिजनेस हो गया है, पब्लिक के दुकानदारों की सारा बिजनेस ठप हो गया है। ये बहुत ज़्यादा तंग कर लिया, कुछ अच्छा भी नहीं करे हैं। बदलाव जरूरी है। बदलाव ज़रूरी है। जैसे राजस्थान में हर 5 साल में बदल देते हैं, ऐसे हर स्टेट में होना चाहिए। हम उड़ीसा के हैं, हमारा उड़ीसा में भी देखो BJP आया हुआ है, ऐसे आना नहीं चाहिए था पर आया, फिर दोबारा जाएगा। अब हर कोई ये जान गया जी, जो आप लोगों के साथ चलेगा लोग उसके साथ चलेंगे। तो बदलाव चाहिए, पूरा बदलाव चाहते हैं हरियाणा में तो खास तौर से। तो खास मुद्दे क्या हैं? मुद्दे एजुकेशन, हेल्थ, हाँ जी, 2 चीज़ें। मुझे बुजुर्गों को देखो ना, बेसिकली पंचकुला रिटायर्ड लोगों का शहर है। यहाँ पर आप बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए क्या किया? प्रॉब्लम ये है ना, बिजनेस कम्युनिटी को क्या फ़र्क मिला यहाँ से? आपके शोरूम इतने ज़्यादा महंगे कर दिए और आपने हर मार्केट के अंदर लाकर मीठा बूथ खोल दिया। फ़र्क दुकानदार को पड़ा है ना जी, जो इतने पैसे करोड़ों लेकर दुकान खोल रहा है, सामान डाल रहा है, उसके मौसी की मार्केट में आप लाके मीठा बूथ खोल दिए। सर लोग जो बिजनेस मैन है ना, ये नोटिस कर रही है हर चीज़। ये ना सोचे कि कोई नहीं नोटिस, सब नोटिस हो रहा है सर। मुद्दे उठाने से कुछ नहीं हो जाए जी, ना किसी मुद्दों का हल होता है कुछ। वही सड़कें का बुरा हाल, लाइटों के बारे में चाहे जब कट, आज भी जैसे अभी तुरंत आज सुबह का लाइट गई हुई है और कत्ते 2 बजे के बाद लाइट आएगी। हमने पिछली बार भी यही कहा था कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। हम लोगों की आइसक्रीम की दुकानें 3 घंटे में जल के पानी हो जाता है सारा काम। अब लाइट करते हुए 2 बजे के बाद आएगी और 10 बजे की लाइट बंद होगी। तो BJP तो कहती है हमने विकास किया है 10 सालों में। विकास तो जी सारे इकट्ठे कीजिए, हमने विकास कर दिया, उन्होंने विकास अपना ही किया है जी सबने। तो इस पर बदलाव देखते हैं? हाँ बिल्कुल बदलाव होना चाहिए जी। चोरियाँ चारियाँ बहुत हो रही है जी, सड़कों के हाल बुरे हैं यहाँ। 1 मिनट में पूरे गोल चक्कर पानी से भर जाते हैं, सड़कों पे जाम इतना, गोल चक्करों के ऊपर कोई ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हर किस्म से पब्लिक को परेशानी है। हरियाणा में किसकी सरकार बनती है ये देखने वाली बात होगी। पंचकुला से TV24 के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। तो 5 साल बाद पंचकुला की जनता ने नए विधायक को चुनने का अब सिलसिला शुरू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, अब बारी है विवेचना की। इस सेगमेंट में हम विधानसभा चुनाव के किसी बड़े मुद्दे की गहन पड़ताल करते हैं, उस मुद्दे के इर्द गिर्द घट रहे सियासी घटनाक्रम से आपको रूबरू कराते हैं। आज बात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बने 2 गठबंधनों की करेंगे। पहला है BSP और इनेलो का गठबंधन और दूसरा पिछली बार किंग मेकर रहे दुष्यंत चौटाला की JJP और यूपी की नगीना सीट से अपनी चुनावी सफलता का आगाज करने वाले चंद्रशेखर आजाद की ASP का गठबंधन। इन गठजोड़ों की सियासी अहमियत समझने की शुरुआत कुछ सवालों से करेंगे। विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही गठबंधनों का क्या असर देखने को मिलेगा? क्या ये मुकाबले को बहुकोणीय बना पाएंगे? अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो BJP और कांग्रेस में से किसे नुकसान पहुंचाएंगे?
हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और यूपी के नकीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। हरियाणा विधानसभा के 90 सीटों के लिए जेजेपी 70 और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का ऐलान करते हुए दोनों ही दलों के शीर्ष नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य कांशीराम और चौधरी देवीलाल की सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधारा से प्रेरणा लेकर हरियाणा का विकास करना है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह गठबंधन किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और डेली वेज वर्कर्स के लिए फिक्स्ड न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना है। गठबंधन के दोनों साथियों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करने की बात भी कही है। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद हर विधानसभा की सभी 36 बिरादरियों को एकजुट करने का दावा कर रही हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने इस गठबंधन पर लंबे समय से काम किया है। हम अपने गठबंधन में उन लोगों का स्वागत करेंगे जो समान विचारधारा रखते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी की हालत कुछ ठीक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला के लिए इस बार एक सीट निकाल पाना भी मुश्किल लग रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 90 सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाई और दुष्यंत के समर्थन से मनोहर लाल फिर से हरियाणा के सीएम बन गए। चुनाव के दौरान दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का जमकर विरोध किया और बाद में बीजेपी के साथ ही सरकार बनाकर डिप्टी सीएम बन गए। ये बात दुष्यंत चौटाला के समर्थकों को अच्छी नहीं लगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन को लेकर दुष्यंत चौटाला के रवैये से भी किसान वर्ग नाराज बताया जा रहा है। सियासी माहौल बदलता देख बीजेपी और जेजेपी ने अलग होने का फैसला किया और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव के नतीजे जेजेपी के लिए निराशाजनक रहे। सभी 10 सीटों पर पार्टी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन किसी भी सीट पर उसके प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। पार्टी को कुल 0.8% वोट ही मिला और अब विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टी में जो इस्तीफे और भगदड़ का दौर शुरू हुआ है, उससे भी यही लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के हालात बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं है। दुष्यंत चौटाला खुद इसको समझ रहे हैं, तभी उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया है कि पिछली गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा और उन्होंने बीजेपी के साथ भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। अब बात गठबंधन के दूसरे खिलाड़ी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण, जी हां, उनका पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। उन्होंने यूपी की नगीना सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी सपा बसपा के बीच बहुकोणीय मुकाबले में जीतकर लोकसभा पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनकी पहचान एक युवा दलित चेहरे के रूप में है। हालांकि यूपी की राजनीति में अभी तक उन्होंने कोई खास सफलता नहीं हासिल की है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनका और उनके समर्थकों का जोश हाई है। 15 मार्च 2020 को बनी आजाद समाज पार्टी पिछले 4 सालों में 5वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इससे पहले यूपी, राजस्थान, एमपी और तेलंगाना में पार्टी ने चुनाव लड़ा है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं। हरियाणा में दलितों का बड़ा वोट बैंक होने की वजह से चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि इन चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो आज तक जैसे जितनी भी राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन हुए हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में? हरियाणा में देखो, गठबंधन की राजनीति बीजेपी जब से आई है एग्जिस्टेंस में, तब से चलती आई है। पहले इन्होंने बीजेपी वालों ने हरियाणा विकास पार्टी के साथ, क्योंकि बंसीलाल ने जब पार्टी अलग से बनाई, उन्होंने उसके साथ गठबंधन किया। फिर IND चौटाला साहब ने बनाई, उनके साथ गठबंधन किया। और अब भी आप ये देखो, बीजेपी ने जज्बा के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाई थी। तो इनका इतिहास तो बहुत पुराना है। गठबंधन जो है, जब से बीजेपी आई है तब से गठबंधन तो चला ही आया है। देखो, गठबंधन का असर तो होता ही है। जैसे पीछे बीजेपी एक तरफ थी, इंडिया गठबंधन हुआ लोकसभा चुनावों में, तो जो 5 सीटें लेके गई,
इस बार क्योंकि सभी दल जो भाजपा है वो अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, आप इंडिपेंडेंट लड़ रही है। इसके अलावा बात करें तो जो दूसरा दल कांग्रेस है वो भी अभी तक तो इंडिपेंडेंट है, बाकी मौके अनुसार बदल भी जाता है। लेकिन एक जो बड़ा क्षेत्रीय दल था इनेलो, उसमें से टूटकर जेजेपी है। अब जेजेपी ने तो जो है अलग से किया है समझौता, और इधर इनेलो ने बसपा से किया है। बसपा भी कैडर बेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर होता है। लेकिन जिस तरीके से पहले कांग्रेस चलती थी, जैसे बीएसपी आई, बीएसपी एक अलग कैडर खड़ा होने से उसका बड़ा भारी नुकसान कांग्रेस को हुआ, जिससे क्षेत्रीय दल या अन्य दल आए, तो पूरे देश में एक समीकरण बदल गया था। लेकिन अब बात करें तो बसपा का उतना प्रभाव नहीं दिखता जितना कभी था। हरियाणा में दलित और जाट वोट बैंक के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक और गठबंधन अब से लगभग 2 महीने पहले ही बन चुका है। ये गठबंधन है ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी का। बसपा सुप्रीमो मायावती और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला के बीच दिल्ली में तकरीबन 1 घंटे चली मुलाकात में हरियाणा में गठबंधन को लेकर सहमति बनी थी। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है। दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों ने राजधानी चंडीगढ़ में गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। साथ ही ये भी बता दिया कि अगर इनेलो और बसपा का गठबंधन सत्ता तक पहुंचता है तो मुख्यमंत्री अभय चौटाला को बनाया जाएगा। 90 विधानसभा सीटों में से इनेलो 53 और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा चुनाव में इन दलों का गठबंधन हुआ हो, बल्कि इससे पहले 2 बार इनेलो और बसपा साथ आ चुके हैं। सबसे पहले साल 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ था। उस चुनाव में बसपा ने 1 और इनेलो ने 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेजेपी और एएसपी की तर्ज पर इनेलो और बसपा का गठबंधन भी दलित और जाट समीकरणों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इन पार्टियों को पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में ये दल अपने वोट बैंक को साधने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये बोलना आसान है, करना मुश्किल। क्यों? आइए आपको बताते हैं। अगर इनेलो और बसपा के पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन की बात करें तो इनेलो ने प्रदेश की 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो केवल 1 सीट ही जीत पाई थी। उसकी 81 में से 78 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। उस चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले थे। वहीं बीएसपी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। 87 में से 82 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि बीएसपी ने उस चुनाव में 4.14% वोट हासिल किए थे। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता के पीछे जाट और दलितों का कॉम्बिनेशन एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसी आधार पर बने ये दोनों गठबंधन कांग्रेस को क्षति पहुंचा पाते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भिवानी के विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी कैसे रहे। इस सेगमेंट में हम हर विधायक के पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। विधायक जी जनता से कौन कौन से वादे करके आए थे, उनमें से कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए, ये क्षेत्र की जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में आज बात हरियाणा की हॉट सीट माने जाने वाली भिवानी की। दरअसल भिवानी विधानसभा भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट के अंतर्गत आती है। बीते कई विधानसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी के घनश्याम सर्राफ ने 27,884 वोटों से जीत दर्ज की थी। घनश्याम सर्राफ का संघ से पुराना नाता है। साल 1971 में बाल स्वयं सेवक के रूप में उन्होंने संघ में प्रवेश किया। 1978 से 1982 तक शिवाजी प्रभात शाखा के मुख्य शिक्षक की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। भिवानी से घनश्याम सर्राफ 3 बार विधायक चुने गए। भिवानी की जनता ने उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा बनाया है, आइए आपको दिखाते हैं। रोड की समस्या, पानी की समस्या है। मेन तो पानी की है। कॉलोनिया में कई 6 महीने पानी नहीं आ रहा है। लोग यहाँ मटके ले पानी लेने जाते हैं। तो जनता के बीच में रहते हैं नहीं रहते? जनता के बीच में नहीं रहते। कभी समस्याएं सुनने के लिए आते हैं? कभी नहीं। दशा क्या है यहाँ पे, ट्रैफिक की समस्याएं क्या है। हर बाजार कब्जे से भरपूर है। पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में उन्होंने
शून्य काम किया है। उनको दिखता भी नहीं है कि भाई सड़कों पे कैसे कैसे फुटपाथों पे कब्जे हो रहे हैं, ट्रैफिक की क्या समस्या है, क्या हालात हैं, उनको इस बारे में कोई मतलब नहीं है। और बुलेटिन के अंत में बात आपके विधानसभा की। इस सेगमेंट में हम रोज हरियाणा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करते हैं, उनकी राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति, साथ ही उस विधानसभा की कुछ विशेषताएं आपको बताते हैं। तो चलिए हमारी सहयोगी तनु चतुर्वेदी के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज वो किन विधानसभाओं के बारे में बात कर रही हैं। जी शुक्रिया समर्थ। नमस्कार दर्शकों, सियासी धाकड़ कौन के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। बुलेटिन के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी विधानसभा की, जिसमें आज चर्चा अंबाला की करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हाई प्रोफाइल सीट अंबाला कैंट की। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की ये सीट सियासी लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। इस सीट का दबदबा 2014 के बाद से और बढ़ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने इस सीट से अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और अब तक 12 बार यहाँ चुनाव हुए हैं, जिसमें से ज्यादा कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है। और अब बात अगर वोटर्स की जाए तो अंबाला 2019 के चुनाव में कुल 1,96,870 पात्र वोटर रहे हैं, जिनमें से 10,476 पुरुष रहे हैं, 92,090 महिलाएं और 6 वोटर थर्ड जेंडर के रहे हैं। अगली सीट है अंबाला सिटी। यहाँ साल 2000 से लेकर के 2009 तक कांग्रेस का कब्जा रहा है, जिसके बाद से 2014 में इस सीट से बीजेपी के असीम गोयल ने जीत हासिल की थी। इस क्षेत्र में कुल जो मतदाताओं की संख्या है वो 2,60,000 है। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,35,605 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,24,443 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 20 है। नारायणगढ़ विधानसभा सीट हरियाणा की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है। यहाँ 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी। इस बार नारायणगढ़ विधानसभा सीट से परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता तय करेगी। नारायणगढ़ विधानसभा सीट हरियाणा के अंबाला जिले में आती है और 2019 में नारायणगढ़ में कुल 39.56% वोट ही पड़े थे और 2019 में कांग्रेस की प्रत्याशी शैली ने भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र राणा को 20,600 वोटों के मार्जिन से हराया था। आपको ये भी बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनावों में मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से इतिहास रचा था और पहली बार अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए ये सीट जीती थी। इस सीट पर मतदाता की संख्या की अगर हम बात करें तो 2014 के चुनावों में नारायणगढ़ में कुल 1,69,556 मतदाता, जिनमें से 1,40,556 लोगों ने मतदान किया था। वहीं 2019 में कुल 1,82,142 मतदाताओं ने वोट किया था, जिनमें से पुरुष थे वो 97,653 थे और महिलाएं थी वो 84,487 थी और ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या 2 बताई गई है। नारायणगढ़ के बाद बात मुलाना की करते हैं। ये विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के वरुण चौधरी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। मुलाना सीट पर पिछले 5 दशकों से वरुण चौधरी का परिवार ही चुनाव लड़ता आया है। इनमें से 9 चुनाव फूलचंद मुलाना और पिछले 2 चुनाव वरुण चौधरी ने लड़े थे। यहाँ से इस परिवार ने कुल 11 बार चुनाव लड़ा और 6 बार हार का सामना किया। आपको बता दें कि 5 बार जीत भी दर्ज कराई। 2014 के चुनावों में यहां से बीजेपी के संतोष चौहान सरवन ने जीत हासिल की थी। आपके विधानसभा के आज के सेगमेंट में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो इसी के साथ हमारी आज की विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए आप बने रहिए TV 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।